पहले तो मैं बीसीसीआई को अपनी तरफ से एक घड़ी गिफ्ट कर देना चाहता हूं, क्योंकि मेरे हिसाब से इनकी घड़ी जरूर खराब है। मेरे भाइयों, हाथ जोड़कर कह रहा हूं, 12:30 का मतलब 3:30 नहीं होता है। 12:30 बजे स्क्वाड अनाउंस करने के लिए बुलाया सभी जर्नलिस्ट को और फैंस को। चलो जर्नलिस्ट तो हैं भी वैसे जो लीक करते रहते हैं, तो ठीक है, उनको बैठाया रात, सालों तुम नल्ले ही तो। फैंस की भी भाई कोई वैल्यू नहीं है, सब जनता तुम्हारी, तुम सालों करते ही क्या हो, घर पे ही तो बैठे हो, तो 2 घंटे और इंतजार कर लो भाई। दूसरे जो बोर्ड होते हैं वो अनाउंस करते हैं कि इतने बजे आएगा, तो बढ़िया इवेंट करके बकायदा अनाउंस कर देते हैं। भाई ये सारी चीजें देखने के बाद मुझे यही लगा कि तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस मत ही किया करो, वो सोशल मीडिया वाला ही ठीक है भाई। कम से कम 10-11 बजे रात में जब उठते हो सो के, फटाफट सेंड तो कर देते हो, बढ़िया आ तो जाता है स्क्वाड। भाई 2 घंटे 2.5 घंटे वेट कराने के बाद फाइनली स्क्वाड जारी हो गया है, और अब सवाल साफ है, और सवाल यही है कि स्क्वाड कैसा नजर आ रहा है। ज्यादा कोई सरप्राइजेस तो है नहीं, लेकिन मोहम्मद सिराज और संजू सैमसन जैसे प्लेयर्स का सिलेक्शन नहीं हुआ, और वहीं पर शुभमन गिल को वाइस कप्तान बना दिया गया। किस तरीके से है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारतीय टीम का स्क्वाड, और कितनी है इनकी मेरे हिसाब से रेटिंग, चलिए जानते हैं आज की वीडियो में। कॉन्फ्रेंस शुरू होते ही विंटेज रोहित देखने को मिले। माइक ऑन था, भाई को पता ही नहीं था। भाई साहब अजीत आगरकर से कह रहे हैं कि अबे अब मेरे को बैठना पड़ेगा यार, ये सेक्रेटरी के साथ फैमिली डिस्कस करने के लिए, सब मेरे को बोल रहे हैं। तो सेक्रेटरी साहब से इनका रिलेशन कितना अच्छा है वो तो इन्होंने तुरंत ही हमें बता दिया, लेकिन मैं तो यही कहूंगा रोहित भाई, हमें आपने इतना देर बैठाया तो 2-4 मिनट उधर भी जाकर बैठो, ठीक है। अब उसके बाद आती है बारी स्क्वाड की, और जब स्क्वाड अनाउंसमेंट होती है तो हम सभी सोच रहे थे कि साला इतना क्या डिस्कस हो रहा है, इतना डिस्कशन हो रहा है, मतलब कुछ तो एकदम फाड़ू भाई, शॉकिंग, कुछ तगड़ा आने वाला है। अब बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक बहुत ही एक्सपेक्टेड लाइन में हमने पूरा स्क्वाड देखा, जिसमें रोहित शर्मा एज कैप्टन नजर आ रहे हैं, उनके साथ शुभमन गिल वाइस कप्तान है। इसको नोट करना, शुभमन गिल वाइस कप्तान है। विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल वेल डिजर्विंग, सबने अच्छा किया था, सबको मौका मिला। ऋषभ पंत बैकअप विकेट कीपर बन गए, ये मैं मान रहा हूं, जिसका मतलब यह है संजू सैमसन का नाम नहीं था। उन्होंने हाल फिलहाल में विजय हजारे ट्रॉफी अपने स्टेट बोर्ड के लिए नहीं खेली, और उनका सिलेक्शन भी नहीं हुआ। हार्दिक पांड्या हैं, रविंद्र जडेजा भी हैं। रविंद्र जडेजा का नाम शुरू में नहीं लिया था अजीत आगरकर ने, एकदम आखिरी में लिया, मुझे लगा नहीं है, ओके जडेजा ड्रॉप, पर इन्होंने लास्ट में उनका नाम लिया। अक्षर पटेल भी हैं, कुलदीप यादव भी हैं, वॉशिंगटन सुंदर भी हैं। तो मतलब कि आप यहां पर 4 स्पिन ऑप्शंस के साथ जा रहे हो, ध्यान देना। जसप्रीत बुमराह है, मोहम्मद शामी है, अर्शदीप सिंह है, एंड देन ऑब्वियसली बैकअप ऑप्शन में यशस्वी जायसवाल बैकअप ओपनर के तौर पर हैं। जसप्रीत बुमराह आपको चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में नजर आ रहे हैं, और हर्षित राणा आपको इंग्लैंड सीरीज में नजर आएंगे जसप्रीत बुमराह की जगह, क्योंकि जसप्रीत बुमराह तैयार नहीं है, स्पेशली शुरू के 2 मैचेस के लिए तो बिल्कुल तैयार नहीं है। और जसप्रीत बुमराह पर अपडेट भी यही आई कि उनको 5 सप्ताह आराम करने को बोला गया है, जिसका मतलब यह है कि पहले 2 ओडीआईज के लिए इंग्लैंड के खिलाफ वो अवेलेबल नहीं है। और क्योंकि ये प्रोविजन भी है आईसीसी के पास, अभी उन्होंने लेटेस्टली ये नियम लाए हैं कि आप अपना फाइनलाइज्ड यानी कि इसके बाद भी आप चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में बदलाव कर सकते हो, और जो एकदम फाइनल स्क्वाड है वो 11 फरवरी तक दे सकते हो। तो बीसीसीआई के पास, हमारे क्रिकेट बोर्ड के पास ये विकल्प रहेगा कि वो बुमराह को अगले 5 हफ्ते तक मॉनिटर करें। अगर वो फिट है, वो रेडी है, इनफैक्ट मे बी वो तीसरा ओडीआई इंग्लैंड के अगेंस्ट खेले या ना खेले, एंड अगर तब तक वो एकदम तैयार रहते हैं तो 11 फरवरी को आप स्क्वाड अपना फाइनलाइज कर दोगे। लेकिन मोर और लेस आपने उनको स्क्वाड में रखकर और सिर्फ 3 पेसर्स रख के आपने कह दिया है कि आप श्योर हो कि बुमराह, शामी आपके लिए फिट और तैयार नजर आएंगे। अब सवाल यहां पर क्या है, देखो सबसे पहले तो ये कैसा स्क्वाड है? मेरे हिसाब से एक बहुत ही अच्छा स्क्वाड है। बैटिंग यूनिट बहुत सॉर्टेड है, बहुत डिस्कशन, बहुत डिबेट, पेलम पेल सब मचाए थे, है ना, कि नहीं यशस्वी जायसवाल से ओपन कराओ, यशस्वी जायसवाल को तो ओपन करना चाहिए, ये कैसे ड्रॉप कर दो, किसी को भी ड्रॉप कर दो, हमें फर्क नहीं पड़ता, गिल ड्रॉप कर दो, अय्यर ड्रॉप कर दो, केएल ड्रॉप कर दो, वी डोंट केयर, लेकिन जायसवाल खेलना चाहिए। पर वहां पर भी मैंने आप लोगों के सामने वीडियो की, मैंने रील किया, मैंने हर जगह आप लोगों से सेम ही बात बोली कि बिल्कुल हम सभी खिलाना चाहते हैं, और अगर आप नहीं खिला रहे हो तो शायद आप स्ट्रॉन्गेस्ट 11 भी नहीं बना रहे, पर खिलाओगे कैसे, ये बड़ा सवाल था। पूरा एक्सप्लेनेशन मैंने दिया कि नहीं खिला सकते, और आज शुभमन गिल को वाइस कप्तान बनाकर शायद भारतीय टीम ने यह मैसेज बहुत ही साफ कर दिया कि हम भी ऐसा ही सोचते हैं। यशस्वी जायसवाल हमारे बैकअप ओपनर हैं, पर स्टार्टिंग 11 में शुभमन गिल ही आते हैं। अब अगर आप श्रेयस अय्यर को ड्रॉप करके जायसवाल खिलाना चाहते हो तो खिला लो भाई, पर उससे आपका कंपोजिशन बिल्कुल खराब हो जाएगा टीम का, और मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ मैनेजमेंट कर रहा है। सो फॉर श्योर उन्होंने बैटिंग ऑर्डर को लेकर एक सिमिलर जो है लाइमलाइट दिखाई कि यार हमारे लिए काम आसान था यार, बैटिंग ऑर्डर हमारा जो 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप का था हम उसी के साथ जाएंगे, और वही लॉजिक भी बनाता है, कुछ छेड़खानी करने की जरूरत नहीं है, सारे खिलाड़ियों ने अच्छा किया है। अब संजू सैमसन नहीं है,
अब आप इस पर चाहे जितनी डिबेट कर लो, और मैं भी कर सकता हूं। मैंने कई बार अपने स्क्वाड में संजू सैमसन को रखा और बोला, आपसे हर बार बोला मैनेजमेंट पंत को खिलाएगा, ये बात मैं जानता हूं, क्योंकि पंत को थोड़ा सा वो फेवर मैनेजमेंट देता है, लेफ्ट हैंड का कॉम्बिनेशन भी आता है और फिर उन्हें लगता है कि वो जनरेशनल टैलेंट है और ओडीआईज में भी वो जस्टिफाई अपने सिलेक्शन को कर सकते हैं। हालांकि अभी तक उन्होंने किया नहीं है, पर कर सकते हैं, ऐसा मैनेजमेंट मानता है। तो मुझे पता था कि ये सिलेक्ट होंगे, भले हम चाहते हैं नहीं चाहते हैं, दैट डज नॉट मैटर। और उसके बाद मुझे ये लगा कि मैं 4 स्पिनर तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। 4 स्पिन ऑप्शन की जडेजा भी होंगे, अक्षर भी होंगे और फिर सुंदर भी होगा। मुझे लगा कि मे बी अक्षर सुंदर हो सकते हैं, जडेजा नहीं होगा, ऐसा मैं सोच रहा था। बट आप 4 स्पिन ऑप्शन के साथ जाकर शायद ये एक सिग्नल दे रहे हो ना कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि दुबई की कंडीशंस में थोड़ा सा स्पिन फ्रेंडली रहेंगी। भले मौसम अभी वैसा नहीं है, भले ये थोड़ा सा ठंड का माहौल अभी चल रहा है हमारे एरियाज में, बट यू आर एक्सपेक्टिंग कि दुबई स्पिन फ्रेंडली रहने वाला है, क्योंकि बहुत सिंपल सा लॉजिक है यार। आपने 3 पेसर ही अपने स्क्वाड में रखे हैं, अर्शदीप, बुमराह, शामी, विच मीन्स कि आप तीनों तो 11 में नहीं उतारने वाले, आप 2 उतारने का प्रयास कर रहे हो, मतलब आप स्पिनर एक्स्ट्रा खिलाओगे, स्पिन ऑलराउंडर एक्स्ट्रा खिलाओगे। विथ हार्दिक पांड्या एक पेस ऑप्शन आपके पास रहेगा आपकी प्लेइंग 11 में। तो मैसेज बहुत क्लियर है यहां पर कि वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग अ लॉट ऑफ मदद पेसर्स की तरफ से। हम स्पिनर्स ज्यादा रखने चाहते हैं अपनी टीम में, लेकिन दुबई में पेसर्स को मदद मिलती है और विकेट टेकिंग ऑप्शंस तो आपके पेसर और कुलदीप यादव ही है ना, क्योंकि जडेजा, अक्षर, वॉशी ये सब डिफेंसिव ऑप्शन नहीं है स्पिन के, ये हम सभी जानते हैं, बैटिंग में बहुत काम आएंगे, ये एक बड़ा फैक्ट है। तो कंडीशंस के हिसाब से अगर आपने 3 पेसर्स रख के 4 स्पिन ऑप्शंस की तरफ आप जा रहे हो तो ठीक है भाई, अगर आप कंडीशन सही रीड कर रहे हो। नहीं तो मुझे इतना तुक नहीं बन रहा था, मैं 4 पेसर स्क्वाड में रखता और 3 स्पिन ऑलराउंडर या फिर स्पिन ऑप्शन रखता। शायद मैं जडेजा और अक्षर में से तो किसी एक को ही रखने वाला था, या फिर मैं अक्षर और वॉशिंगटन को रखता और जडेजा को ना रखता, मे बी समथिंग लाइक दिस। बट ठीक है, अगर आपने कंडीशन सही पढ़ी है तो अभी हम सवाल नहीं उठा सकते, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि भाई कंडीशन कैसी होगी। लेकिन अब डिस्कस करते हैं 2 सबसे बड़े सवाल जो मैंने शुरू में कहा था, संजू सैमसन एंड मोहम्मद सिराज। संजू सैमसन को लेकर मैंने तुम्हें सब कुछ बहुत क्लियर बता दिया। उन्होंने डोमेस्टिक विजय हजारे नहीं खेला, उसमें भी थोड़ा सा वाद विवाद पता नहीं क्या हुआ अपना, बहुत क्लियरली अभी किसी को नहीं पता। और फिर आपका ऋषभ पंत का एक फेवरेटिज्म, लेफ्ट हैंड बैटर, और फिर जो आप हमेशा कंसीडर करते हो कि वो बड़े प्लेयर हैं, भले आंकड़े संजू सैमसन के ज्यादा बेहतर हो। और उसके अलावा एक बात और है कि मैनेजमेंट संजू के साथ क्या करता है, ये सब तुम लोग जानते ही हो कि मैं बहुत श्योर हूं कि इस चैंपियंस ट्रॉफी के बाद ना संजू सैमसन को ओडीआई स्क्वाड में जगह मिलेगी। मैं इस बात की तुम्हें गारंटी ले रहा हूं, क्योंकि इसके बाद टी20 वर्ल्ड कप है, तो ओडीआई में जगह देकर टी20 में भैया को ड्रॉप कर दिया जाएगा। ये इस बंदे के साथ हमेशा होता है। तो अब कितना डिस्कस करोगे, है ना, करते जाओ करते जाओ करते जाओ, कोई खास सोल्यूशन नहीं है। लेकिन स्टार्टिंग में तो मैं केएल राहुल को ही स्टार्टिंग 11 में देखता हूं, तो चाहे वो ऋषभ होते, चाहे वो संजू होते, कोई भी होता, बैकअप में ही कंसीडर होते। एनीवे, बड़ा सवाल तो यहां पर मोहम्मद सिराज का है, और बात यहां होनी चाहिए मोहम्मद सिराज को किस बेसिस पर ड्रॉप किया। 3 पेसर आप पिक करना चाहते थे, मुझे लॉजिक बनता है जसप्रीत बुमराह का, मोहम्मद शामी का, आपके 2 प्रीमियर पेसर, ये स्टार्टिंग 11 ठीक है। अर्शदीप सिंह को आप लेफ्ट आर्म पेसर के तौर पर लेकर आते हैं, मैं लिटरली कह रहा हूं, मैं उसको भी जस्टिफाई करूंगा, क्योंकि उस बंदे ने अभी विजय हजारे ट्रॉफी में कमाल किया। 7 पारियां, 20 विकेट ली विजय हजारे ट्रॉफी, अमेजिंग सेशन। आप उसको रिवॉर्ड देना चाहते हो, आपने अर्शदीप को लाया, आप एक लेफ्ट आर्म एंगल भी लेकर आए और उसकी परफॉर्मेंस बेहतरीन है, मैच विनर है, सब कुछ जस्टिफाई होता है। मैं भी अर्शदीप के साथ हूं इस सिलेक्शन में। लेकिन अगर आप विजय हजारे ट्रॉफी देखकर अर्शदीप का सिलेक्शन करते हो, तो फिर करुण नायर का क्या? करुण नायर की 2025 में इस पूरे विजय हजारे ट्रॉफी में 752 की एवरेज है, 7 पारियों में 5 शतक लगा चुके हैं वो। तो एक तरफ आप खुद कहते हो, दोगलापन देखना बीसीसीआई का कि डोमेस्टिक क्रिकेट जाकर खेलो, डोमेस्टिक क्रिकेट जाकर खेलो, वहां से सिलेक्शन करेंगे, और दूसरी तरफ जो डोमेस्टिक क्रिकेट में पेलम पेल मचाया है, आप उसे सेलेक्ट नहीं कर पा रहे हो। हालांकि लॉजिक हम सभी समझते हैं कि जब आप यशस्वी जायसवाल जैसे प्लेयर को प्लेइंग 11 में नहीं रख पा रहे, तो करुण नायर की तो प्लेस नहीं बना पा रहे होंगे, और उसका लॉजिक भी समझ आता है। पर मेरा पॉइंट ये है कि ये थोड़ा सा बायसनेस हो गई ना, कि बल्लेबाज का तो नहीं बन पाया, अर्शदीप की जगह बन गई, चलो सही है। मेरा सवाल इससे भी बड़ा, मोहम्मद सिराज की जगह कैसे नहीं बनी? 2023 में मोहम्मद सिराज के आंकड़े ताबड़तोड़ कमाल रहे हैं। हाँ, श्रीलंका के खिलाफ स्पेशली अच्छा रहता है, पर उसके अलावा भी बंदे ने अच्छा किया। 2024 में सैंपल साइज ही बहुत कम था, सिर्फ 3 मैचेस, 3 विकेट उसमें ली, और उसमें थोड़े से महंगे भी साबित हुए। तो उसमें तो सैंपल साइज ही इतना बड़ा नहीं है कि आप किसी खिलाड़ी को ड्रॉप कर सको। एंड देन आपने इंग्लैंड के खिलाफ ओडीआई सीरीज में हर्षित राणा को पिक किया मोहम्मद सिराज के ऊपर। मतलब मुझे सिर्फ इतना जस्टिफाई करा दो, चैंपियंस ट्रॉफी से ड्रॉप कर दिया, कोई बात नहीं है। आपने अर्शदीप को प्रायोरिटी दे दी, कोई बात नहीं है। आपको लगा एक लेफ्ट आर्म पेसर चाहिए, ठीक है। सिराज और बुमराह और शामी आपके टॉप प्रायोरिटी थे, आप सिर्फ 3 ही रखना चाहते थे, 4 होते तो सिराज होता, कोई बात नहीं, ऑल जस्टिफाइड।
पर किस बेसिस पर, किस आधार पर आपने हर्षित राणा को मोहम्मद सिराज के ऊपर, वो भी इंग्लैंड के खिलाफ, वो भी ओडीआई फॉर्मेट में पिक किया है, मुझे बता दो। मैं आपको बता देता हूं, सिर्फ एक ही बेसिस होता है और उस बेसिस को कहते हैं जीजी कोटा। उसके अलावा और कोई आधार नहीं है, कोई शिलान्यास नहीं है, कोई बेस नहीं है, कोई पटरा नहीं है, कोई प्लास्टिक नहीं है, कोई थैला नहीं है, कोई बोरिया नहीं है, कुछ नहीं है। और यही सबसे बड़ी सच्चाई है। आपने पिक कर दिया, आपने सिराज को ड्रॉप कर दिया, आपने कहा भाड़ में जाओ, तुम्हारी ऐसी की तैसी। ठीक है, मैं फिर कह रहा हूं, चैंपियंस ट्रॉफी से हटा देते, कोई नहीं था, पर इंग्लैंड के खिलाफ तो खिलाते यार, खिलाते। अगर आप यहां तो एक्स्ट्रा पेसर रख रहे थे, यहां तो जगह मिलती ना यार, वहां पर भी आपने हटा दिया, तो आप उन्हें ओडीआई स्कीम ऑफ थिंग्स से ही बाहर का रास्ता दिखा दिए हो। मुझे नहीं लगता ये सही था। बाकी इसके अलावा यार बहुत ही तगड़ा स्क्वाड बनाया, और मैं फिर से कहूंगा कि स्क्वाड बहुत सिंपल नजर आ रहा है क्योंकि स्ट्रांग है। एक्सपेक्टेड लाइन में सिलेक्शन हुए हैं और इसीलिए मैं इस स्क्वाड से काफी हद तक 90% संतुष्ट हूं। एक आधा दो कॉल्स हैं जिनको लेकर मैंने अपना ओपिनियन जाहिर भी किया, उसके अलावा आई थिंक इट इज अ प्रिटी सॉलिड, प्रिटी ग्रेट स्क्वाड जो यहां पर पिक किया गया है। अब आई होप कि कंडीशंस भी ऐसी हैं, क्योंकि वो पेसर आप कम, स्पिनर्स ज्यादा लेकर जा रहे हो, तो कंडीशन सही हो, उस हिसाब से ये स्क्वाड आपको दुरुस्त और तंदुरुस्त जरूर नजर आता है। आपकी राय क्या है, आप मुझे कमेंट में बताएं। वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं तब तक के लिए, टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।